जिंदगी नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का किया उद्घाटन। कहा, पीएम मोदी ने आतंकी हमलों का लिया बदला। पाकिस्तान में घुसकर सैकड़ों आतंकियों को किया ढेर। सतत विकास लक्ष्यों के तहत सरकार ने राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क 2025 किए जारी। सामाजिक सुरक्षा, गांवों में पीने योग्य जल, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह ने डेटा कलेक्शन में बेहतर तकनीक और समन्वय पर दिया बल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले में मारे गए कश्मीरी परिवारों से की मुलाकात। कहा, केंद्र सरकार पीड़ितों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी लिया जायजा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस का सैकड़ों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला। हमले में यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमान के पायलट की मौत। जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिम से और अधिक सहायता का किया आह्वान। और पूरे देश में मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में भारी से लेकर अधिक भारी वर्षा की जताई संभावना। तो कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तेलंगाना दौरे के दौरान निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान से उरी, पुलवामा और पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। हमारे बहादुर जवानों ने सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारा और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए हैं। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में भी किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में किया, पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। पहलगांव के हमले के बाद मोदी जी ने कहा था कि इनको बड़ा सबक सिखाएंगे और पाकिस्तान धमकी दे रहा था एटम बम के। एक दिन रात को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने आतंकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर को उड़ाकर सैकड़ों आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना दौरे पर किसान महासम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हल्दी किसानों की 40 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए हल्दी बोर्ड शुरू कर दिया है। अब तेलंगाना और भारत की हल्दी विश्व के कोने कोने में पहुंचेगी। हल्दी के दाम जो अब तक अस्थिर होते थे, अब इसमें स्थिरता आएगी। मोदी जी ने देश भर के हल्दी किसानों की 40 साल 4 दशक पुरानी मांग को आज पूरा कर दिया और हल्दी बोर्ड को चालू कर दिया है। हमारे निजामाबाद की, तेलंगाना की, भारत की हल्दी आने वाले दिनों में विश्व के बाजार में पहुंचेगी। हल्दी के दाम आज जो कई बार गिर जाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हल्दी के दाम कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे।
और अब एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को मेरठ के कलाकारों ने एक साथ सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताया। और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लोगों को भारी बिजली बिल से आज़ादी मिल रही है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले इंजीनियर अशोक कुमार भी उन्हीं में से एक हैं। अशोक कुमार जब से पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवा चुके हैं, तब से उन्हें बिजली बिल के जंजाल से आज़ादी मिल गई। उन्होंने अपने छत पर 10 केवी का प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाया है, जिसमें उन्हें 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत मैंने इस स्कीम को लगाया है और ये केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने अप्लाई किया और उन्होंने आकर के, मुजफ्फरपुर की एक एजेंसी है जो यहाँ कलमा छुपरी है, उन्होंने आकर के यहाँ पर देखा, साइट लगाया। 78,000 का गवर्नमेंट की सब्सिडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसलिए इस योजना को व्यापक रूप से फैलाया जाए ताकि ये बहुत ही अच्छी योजना है। और मुझे लगता है कि इस योजना को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो इजराइल ने इतने छोटे देश होकर के अपनी ग्रोथ बढ़ाई है, इंडिया की इकोनॉमी तीसरी क्या दूसरी भी हो सकती है। अगले 10 साल के अंदर में ये विश्व का दूसरा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हो सकता है। और बिहार के मोतिहारी जिले में पीएम सूर्य घर योजना के कारण लोगों को अब बिजली बिल से मुक्ति मिल रही है। अब लोग अपने खर्चे के लिए तो बिजली का उत्पादन कर ही रहे हैं, इसके साथ ही बिजली बेचकर पैसे भी कमा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि यह निर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना और अन्य सेवाओं में व्यापक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। सोलर प्रधानमंत्री जी का है, इससे बहुत फायदा है। इसको लगाने से बिजली बिल 0 हो जा रहा है। अच्छा। सब्सिडी भी 10 दिन के अंदर मिल गया। जो 78,000 सब्सिडी है वो अप्लाई किए, इस काम चालू हुआ, 10 दिन के अंदर में सब्सिडी हमको वापस मिल गया। पहले 3,000 रुपये बिजली बिल आता था, 2,500, 3,000, 2,500 इस तरह बिजली बिल आता था। अब 0 हो गया। क्या प्रधानमंत्री जी का ये योजना बहुत ही अच्छा है। हम तो कहेंगे सब घर पर लग जाए, सबको फायदा होगा। अगली खबर, सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने डेटा कलेक्शन में बेहतर तकनीक और राज्यों के साथ समन्वय की जरूरत पर बल दिया है। सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी रहे प्रोफेसर प्रसाद चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल ये सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए 19वें सांख्यिकी दिवस की थीम रही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75 वर्ष। डेटा फॉर डेवलपमेंट के लक्ष्य के साथ इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का, डाक टिकट और जियो आइस्टेट्स मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। Our focus must be on greater integration of technology, enhanced coordination with state statistical systems, strengthening data quality through training and innovation, and expanding stakeholder engagements to make our statistics more responsive and relevant. Let us continue this journey with renewed purpose, ensuring that our statistical system remains a trusted foundation for evidence-based governance and inclusive development. अगली खबर, सतत विकास लक्ष्यों के तहत सरकार ने आज नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025 जारी किए। सांख्यिकी दिवस के अवसर पर मंत्रालय ने अपने ताज़ा रिपोर्ट में उन कदमों का जिक्र किया है जिसके तहत भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। देश में वर्ष 2016 में सामाजिक सुरक्षा का दायरा मात्र 22% था, जो साल 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है। वहीं खेतीबाड़ी से प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015 के 61,427 रुपये से बढ़कर
साल 2024-25 में 94,110 रुपये रही। गांवों में बेहतर गुणवत्ता वाले पीने के पानी की उपलब्धता अब 99.6% लोगों तक पहुंच चुकी है। साल 2015-16 में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 16% थी, जो वित्त वर्ष 24-25 में बढ़कर 22.13% हो गई है। जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2015 में मात्र 30 करोड़ थी और 2024 में ये बढ़कर 95 करोड़ के पार कर गई। वित्त वर्ष 2015-16 में देश में 18% कूड़े का प्रबंधन किया जाता था, जो 2024 में 80% पर पहुंच गया है। देश में फॉरेस्ट कवर साल 2023 में 21.76% के स्तर पर है, जो 2015 में 21.34% था। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया है एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में आम कश्मीरियों के परिवारों से मुलाकात की, जिन्हें 1990 के दशक से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मार दिया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से कहा कि जो सरकारी नौकरी के हकदार हैं वे अपने मामले संबंधित डिप्टी कमिश्नरों के पास जमा करा सकते हैं। उन्हें 1 महीने के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने परिवार के सदस्यों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने पर वित्तीय सहायता देने का भी आश्वासन दिया। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद से पीड़ित परिवारों की जमीन और संपत्ति को आतंकवादियों के समर्थकों या अलगाववादी तत्वों द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को पहलगाम के नुनवान बेस कैंप का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए इस बेस कैंप में फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा के लिए नुनवान पहलगाम बेस शिविर का भी दौरा किया। उपराज्यपाल ने डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर और यात्री निवास की प्रगति और तीर्थयात्रियों के लिए आवास, लंगर, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात प्रबंधन, अग्निशमन और इमरजेंसी सेवाएं तथा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सहित विभिन्न सेवाओं के कार्यों की समीक्षा की। इससे पहले 28 जून को जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिक समाज संगठनों, धार्मिक नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, व्यापार और व्यवसाय समुदाय के सदस्यों के साथ आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा की व्यवस्था को लेकर चर्चा की। आगे की खबरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार 30 जून को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जा रही हैं। राष्ट्रपति का यह दौरा चिकित्सा जगत को समर्पित है। इस दौरान वे 30 जून को गोरखपुर एम्स में पहले दीक्षांत समारोह में उपस्थित होंगी। राष्ट्रपति 61 मेडिकल के छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगी तथा 7 लोगों को प्रशस्ति पत्र भी देंगी। एम्स ने गोरखपुर, बिहार और नेपाल तक के मरीजों को चिकित्सा की सुविधा प्रदान की है।
वहीं 1 जुलाई को राष्ट्रपति मुर्मू महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगी। यह आयुष विश्वविद्यालय देश और दुनिया में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। इसी दिन शाम को राष्ट्रपति गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का शुभारंभ और स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगी। गोरखपुर में एम्स होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। कल इसका पहला दीक्षांत समारोह है, जिसमें 61 जो मेडल हैं वो विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। 7 को राष्ट्रपति स्वयं मंच से मेडल प्रदान करेंगे। जाहिर है कि पूर्वांचल के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जो फास्ट सर्विसेज यहाँ हैं, एज आई थिंक कि पूरे शहर में कहीं नहीं मिल सकता। एक हार्ट के पेशेंट को जिसको अटैक हो, माइनर अटैक हो, मेजर अटैक हो, वो कहीं जा करके जितने देर में अपना लोग पैसा जमा कराएंगे, प्रोसीजर कराएंगे, उतने में यहाँ आधा प्रोसीजर हो जाता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गोरखपुर में करेंगी। ये चिकित्सा कक्ष है जहां आप देख रहे हैं कि ढेर सारी दवाइयां रखी हुई हैं और यहीं से लोगों को दवाइयां दी जाएंगी। पंचकर्म, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सभी दवाइयां यहां लोगों को मिल पाएंगी। देख लीजिए, साफ सफाई का काम चल रहा है, जहां कुछ टूटा फूटा उसको रिपेयर किया जा रहा है। 1 जुलाई 2025 में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से इस आयुष विश्वविद्यालय की लोकार्पण होना निश्चित हुआ है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में महामहिम के द्वारा वृक्षारोपण होगी, फोटोग्राफी सेक्शन होगा और फोटो गैलरी सेक्शन का विजिट भी होगी। तत्पश्चात लोकार्पण प्रोग्राम में राष्ट्रपति महोदया भाग लेने वाली है। ये ऐसे क्षेत्र है जहां कभी चिकित्सा के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था, लेकिन आज देश दुनिया में चिकित्सक जाएंगे यहां से बनके। इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। गोरखपुर में चिकित्सा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहतर स्थितियां योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बनी है। एम्स है, आयुर्वेद चिकित्सा विश्वविद्यालय है और ये यूनिवर्सिटी जो गोरखनाथ ट्रस्ट की है वो है। इस तरीके से तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। उम्मीद की जाएगी कि पूर्वांचल, नेपाल और बिहार तीनों को इससे लाभ होगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, गोरखपुर। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। MDH। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। स्वागत है ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। 3 साल पहले शुरू संघर्ष में रूस की ओर से सबसे बड़ी एरियल स्ट्राइक है ये। यूक्रेन ने बताया है कि रूस के व्यापक हवाई हमले को रोकते हुए एक F-16 फाइटर पायलट की मौत हो गई। यह हमला सैकड़ों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया था। हमले में कई इमारतें
और बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ है और कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले के बाद पश्चिमी देशों से यूक्रेन की वायु सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस सप्ताह रूस ने 114 से भी अधिक मिसाइलें, 1270 ड्रोन और लगभग 1100 ग्लाइड बम लॉन्च किए हैं। यूक्रेनी सेना के अनुसार ताज़ा हमले में रूस ने 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी, जिनमें से 211 ड्रोन और 38 मिसाइलों को मार गिराया गया। हमले के दौरान ल्वीव, पोल्तावा, मिकोलेव, डिनप्रोपेट्रोव्स्क, चेरकासी और इवानो-फ्रैंकिव्स्क क्षेत्रों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। चेरकासी क्षेत्र में 6 लोग घायल हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। मिकोलेव और डिनप्रोपेट्रोव्स्क में औद्योगिक इकाइयों पर भी हमला हुआ। और अब खबर खेल की दुनिया से। कॉमनवेल्थ खेलों की मल्टीपल मेडलिस्ट पहलवान बबीता फोगाट ने आज दिल्ली में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। बबीता ने कहा कि उन्हें सुबह सुबह इतने सारे लोगों को साइकिलिंग करते देखकर बेहद खुशी हुई। उन्होंने युवाओं को किसी भी तरह के नशे से दूर रहने और स्क्रीन टाइम कम करके फिटनेस पर ध्यान देने की सलाह दी। संडेज ऑन साइकिल का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आज संडेज ऑन साइकिल में खास मेहमान बनकर आई हैं कॉमनवेल्थ खेलों की मल्टीपल मेडलिस्ट बबीता फोगाट। बबीता, कैसा लगा आपको सुबह सुबह इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठे देखना और फिटनेस को लेकर इतना जागरूक देखना लोगों को? बिल्कुल काफ़ी खुशी हुई और सब लोगों से मिलकर और भी ज़्यादा खुशी हुई कि लोग मतलब इतना जल्दी उठने लगे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट जो है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की जब शुरुआत करी थी, उस दिन से लेकर आज तक मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अभियान बन चुका है। हर कोई फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ना चाहता है और अपने आप को फिट रखना चाहता है। साइकिलिंग कितना आप ज़रूरी मानते हैं, खासतौर से दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे हमें पोल्यूशन को भी टैकल करना है और फिट भी रहना है? बहुत ही ज़्यादा मैं ज़रूरी मानती हूँ कि क्योंकि मेरे बोथ नीज में जब इंजरी हुई है उसके बाद से मैं देखती हूँ कि साइकिल इज़ द बेस्ट। चाहे ओल्ड एज में जिन लोगों को जो ये प्रॉब्लम आ जाती है नी में, वो चल नहीं सकते, दौड़ तो सकते नहीं वो, तो साइकिल अगर उनको चलाना आता है तो वो नी के ऊपर भी लोड नहीं आने देगा, तो साइकिल इज़ द बेस्ट। शादीशुदा महिलाओं की, जो कि माएँ भी हैं, उनकी अगर बात करें, उनके लिए आप एक आइकन है। उनके लिए आप फिटनेस और अपने लिए वक्त निकालना, अपनी फिटनेस के लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी मानती हैं? मैं मानती हूँ जो शादीशुदा जो महिलाएं हैं और जिनके बच्चे हैं, क्योंकि मेरा भी आज एक बेटा है, तो मैं मानती हूँ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इंटरनली सिस्टम, क्योंकि आज मैं समझती हूँ कि इंटरनली सिस्टम भी बहुत वीक हो जाता है और आप जब फिट रखते हैं और अपने आप के लिए समय निकालते हैं तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। इसलिए आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि बिजी हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, सुबह भी भागदौड़ है, शाम को भी भागदौड़ है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं? एक तो नशा ड्रग्स का है और दूसरा नशा स्क्रीन टाइम का। अगर इस स्क्रीन टाइम नशे से अगर हम छुटकारा पा लेंगे, आधा घंटा भूल जाइए कि आपका कोई फ़ोन है, आप खुद के लिए समय निकाल लेंगे। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की। और खेलों में महाशक्ति बनने का एक सपना देखा है भारत ने। लगातार खेलों की दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए आपका क्या सपना है और क्या उम्मीदें हैं आपकी मौजूदा सरकार? देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सपना पूरा होगा, मुझे इस चीज़ का विश्वास है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी और हमारा जो खेल मंत्रालय है, आदरणीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में जिस तरह स्पोर्ट्स ग्रोथ कर रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में स्पोर्ट्स के अंदर मेडल तालिका के अंदर हम बहुत ऊपर रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और खेल जगत की अगली खबर, बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र उन्नत खेल सुविधाओं के लिए अपनी अलग पहचान बना रहा है। इन सुविधाओं से जुड़े मुद्दे पर व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान विभाग के प्रमुख स्नेहांशु विश्वास से हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने बात की। आप देखिए ये रिपोर्ट, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। पिछले कुछ सालों में देश में खेल के क्षेत्र में खासा विकास हुआ है और ये विकास न सिर्फ खेल के मैदान पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक के रूप में भी सामने आया है।
मैं इस वक्त बेंगलोर के साइंस सेंटर में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं स्नेहांशु विश्वास जी, जो कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के एचओडी हैं। ये मशीनें हैं, इनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स साइंस कितना अहम है। पहले तो आप इस बात का जो है आप मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स साइंस कितना अहम है और ये किसी खिलाड़ी को तैयार करने में इसकी क्या अहम भूमिका है। स्पोर्ट्स साइंस का जो खेल में महत्व है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बिना स्पोर्ट्स साइंस के हम किसी भी खिलाड़ी को जो है मान के चले कि इम्प्रूवमेंट अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल है करवाना। तो इसीलिए स्पोर्ट्स साइंस के बैकअप से ही हम किसी खिलाड़ी को अच्छी इम्प्रूवमेंट और एक ओलंपिक लेवल के एथलीट को हम तैयार कर सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स साइंस के द्वारा। कई जो एडवांस मशीनें हैं यहाँ पर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या किस तरह से काम करती हैं और किसी खिलाड़ी की क्षमता को कैसे आप लोग जानने की कोशिश करते हैं। हर एक मतलब वर्ल्ड क्लास जितने भी फिजियोलॉजिकल लैब है उन सब में ये सारे इक्विपमेंट अभी फ़िलहाल मौजूद है। तो हमारे पास जो इक्विपमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके हम जानते हैं VO2 max टेस्ट के जिस तरह से हम करते हैं कि एरोबिक कैपेसिटी जानने के लिए, तो ये VO2 max टेस्ट का जो मशीन है जिसे हम CPET मशीन के नाम से जानते हैं, तो ये मशीन हमारे पास अवेलेबल है। पिछले 11 सालों से मतलब 2014 से हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी एथलीट्स को इससे बहुत फ़ायदा मिला है। कैसे कोई एथलीट को किस तरह का फ़ायदा खुद को जज करने में, उसके मसल्स में, या मतलब क्या उसके सामने आता है अगर ये टेस्ट देता है तो। VO2 max जो एक एथलीट के एरोबिक कैपेसिटी जैसे कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, आपके हार्ट कैसे काम कर रहे हैं और मसल्स में कितना ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है, ये सब चीज़ें हम इस मशीन्स के द्वारा देख सकते हैं। और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो कि खिलाड़ियों की हेल्थ हो चाहे उनके प्रदर्शन को नापने का काम करते हैं। इंडिया के जितने अच्छे लैब है तो उसमें एक इक्विपमेंट लाए हैं हमने जिसे हम मसल ऑक्सीमीटर के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो आपके मसल्स में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है उसको मापने की मतलब कोशिश करते हैं। तो ये हाइपॉक्सिक चैम्बर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। जी, पहले तो मैं बता दूं कि हाइपॉक्सिक चेम्बर जो होता है उसका जो है वो पहाड़ों में, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो पहाड़ों का जो एक एनवायरनमेंट होता है हाइपॉक्सिक चेम्बर में हम उसी तरह का एनवायरनमेंट रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है एथलीट को पहाड़ों में ना जाके हम हाइपॉक्सिक चेम्बर में ट्रेनिंग करवा सके। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बिस्तर भी लगे हुए हैं खिलाड़ियों के लिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी इस ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ पर रहता है, अपना समय व्यतीत करता है और किसी दूसरे देश के हैं या हाई एल्टीट्यूड पर रहने की अपनी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर कुछ मशीनें भी रखी हुई हैं, क्या ट्रेनिंग की व्यवस्था भी यहीं रहती है इनकी? हम जो है एथलीट को रह के यहाँ पे ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, एथलीट जो है ताकि इसके अंदर रहे और अपना नॉर्मल ट्रेनिंग बाहर करता रहे, तो ये फ़ायदा होता है जो पहाड़ों में हम नहीं मिल सकता है। आपने देखा कि किस तरह से देश में खेल बदल रहा है और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों को तैयार करने का प्रोसेस भी बदल रहा है। ये स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है जहाँ पर हम खड़े हैं। एक एक चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखा जाता है, खिलाड़ियों का किस चीज़ की कमी है और उसे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को किस मोर्चे पर मेहनत करनी है। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, बेंगलोर।